हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवल बेस तैयार करने जा रही है अगाती और मिनिकॉय आइलैंड में। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड है कहाँ पे। एंड दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो नेवल बेस तैयार होने जा रही है, इसका इनॉग्रेशन होने वाला है अपकमिंग महीने में, और किसी भी तरह की कोई भी सरकारी जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये सारी की सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पे चल रही है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मिनिकॉय आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो है उनका ही एक आइलैंड है, यानी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक आइलैंड जिसका नाम मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय भारत से जो दूरी है, मेन लैंड से जो दूरी है, केरला से हम कह सकते हैं वो 400 किलोमीटर की रेंज की आती है। वाइल जो पड़ोसी देश है हमारा मालदीव, उनके साथ जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की बीच की डिस्टेंस, यानी मिनिकॉय से सिर्फ महज 100 किलोमीटर दूर जो है वो मालदीव है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि यहाँ पे नेवल बेस तैयार हो रहा है, तो एक तरह से मालदीव को बताया जा रहा है कि आई एम द बॉस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे कारण है। आपने देखा था कि पिछले जो महीने थे उसमें कितना ज़्यादा हुआ एंड क्राइम मचा था। मालदीव का ये कहना है कि वो भारत की जो आर्मी है, वो जो ट्रूप्स है वहाँ पे सेटल्ड है, उनको वहाँ से हटाया जाए। हालांकि बहुत कम संख्या में ट्रूप्स है और उनका काम सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड करना है और उन्हीं के कंट्री में सर्व करना है। नाउ यहाँ पे अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नेवल बेस तैयार होगा वो किस तरीके से फंक्शनिंग करेगा और क्या कुछ आगे सामने रिपोर्ट में आएगी। बट अभी जो जानकारी है उसमें यह है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो इनोग्रेट करने वाले हैं 4 से 5 मार्च के बीच में इस आयन नेवल बेस को, और इसमें आईएनएस जटायु भी शामिल होगा। ना केवल आईएनएस जटायु बल्कि और जो है लगभग 15 नेवल वॉर शिप जो होंगे वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस जो है विक्रांत शामिल होगा। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, राइट। और ये एक्चुअली में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया है, रिपोर्ट्स में है। बट मेरी ये जो है रिपोर्ट्स, आप ये समझिए कि ये जो बातें हम सब डिस्कस कर रहे हैं, अब न्यूज़ में चल रहा है, उसके पीछे एकमात्र कारण है क्या, कि बिना धुएं का आग नहीं होता और बिना आग का धुआं नहीं होता। तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी जानकारी है, पब्लिक डोमेन में खुल करके नहीं रखा गया है, लेकिन कुछ तो सॉलिडिफाइड हो रहा है जिसके कारण ये न्यूज़ चल रहा है, जिसे हमें डिटेल से समझना स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पॉर्टेंट है। अगाती जो आइलैंड है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया में जो लोकेशन है इसका, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो काम करने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी भी मजबूत कर रही है जिससे पड़ोसी देश को थ्रेट भी दिया जा सके, और इसे डेवलप भी किया जा रहा है जिससे इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जा सके। और जितनी पहले की सरकारें थी उन किसी का भी ध्यान हमारे आइलैंड के डेवलपमेंट या सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं गया। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो मिनिकॉय आइलैंड है वो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बीच का एरिया है, सिर्फ 200 किलोमीटर चौड़ा है और 2600 मीटर डेप्थ है, गहरा है। और ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ दी जो सीप होते हैं वो गुजरते हैं यूरोप कंट्रीज़ में जाने के लिए और वेस्ट एशियंस कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंटली ये लोकेशंस हैं जिसके जहाँ पे ये वेसल्स तैयार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होता है। और दूसरी बड़ी बात हम करने वाले हैं कि इससे प्रॉब्लम किसको हो रहा है। इससे खुलेआम जो प्रॉब्लम है वो चाइना को हो रहा है। जितना ज़्यादा इंडिया स्ट्रांग होगा, चाइना को उतना ही ज़्यादा थ्रेट फील आएगा एशिया कंट्री के अंदर। ये दो पड़ोसी नेशन और इकोनॉमिकली बहुत ही वाइब्रेंट और एक दूसरे को टक्कर देते हुए। और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो मालदीव को आएगी, बिकॉज मालदीव की जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मोइजू, ही इज़ अ बैड बॉय ऑफ चाइना, आई कैन से। कि ये चाइना के लड़के हैं जो मालदीव में वर्क कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, बट इनके पीछे चाइना ही पूरी तरह से है, क्योंकि इनकी पूरी चाइना पूरी जो पॉलिसी है प्रो चाइना है। इवन इनकी इलेक्शन कैंपेन में मतलब मोदी के नाम पे चुनाव हुआ है और इंडिया हटाने के नाम पे चुनाव हुआ है, और इस तरह का रिलीजियस प्रोपोगेंडा भी खड़ा किया गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो
इनके इस एक्शन का जो रिएक्शन है वो इस तरह हुआ कि मोदी जी जो लक्षद्वीप आइलैंड है लास्ट मंथ वहाँ पे विजिट करने के लिए गए, और बस 10 कदम की दूरी मोदी जी ने लक्षद्वीप में तय की, और उसका रिपीकल्सन्स ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि मालदीव की सरकार जो है वो गिरने को आ गई है। वहाँ पे एकदम से हुए एंड क्राई माहौल चल रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वहाँ की पार्लियामेंट में भी लड़ाई चल रही थी। तो मतलब आप समझ रहे हो, इवन जो जासूसी जो जहाज होता है, शिप्स होता है, जो जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है, वो चाइना ने भेजा मालदीव की ज़मीन पे, और वो मालदीव वहाँ पे उसे एक्सेस करने दे रहा है। साइड बाय साइड यही जहाज चाइना ने श्रीलंका के पास भेजा, लेकिन श्रीलंका ने उसे मना कर दिया। श्रीलंका ने किसी भी तरह के रिसर्च के नाम पे होने वाले जासूसी को इंडियन ओशन में बर्दाश्त नहीं करने की बात करके चाइना को टाटा बाय बाय कह दिया। ना इंडिया यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इंडिया चाइना को बहुत मल्टीपल डायरेक्शन से जो है घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फिलीपींस भी आता है। इसी चक्कर में आप फिलीपींस को देखेंगे तो इंडिया उसके साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है कंडक्ट, वो भी कहाँ पे, चाइना के बैकयार्ड में, यानी कि साउथ चाइना सी में। और ये साउथ चाइना सी में फिलीपींस जैसे छोटे कंट्री के साथ जो है मतलब नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करना, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये एक तरह से रिप्लाई भी है। किस चीज़ का रिप्लाई है? पाकिस्तान के साथ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था चाइना ने, उस चीज़ का। और चूंकि ये जो है फिलीपींस जो है ये काफ़ी, इनके साथ भी जो है लैंड डिस्प्यूट्स है चाइना का। जितने भी यहाँ पे नेवल्स जो भी नेबर कंट्री दिखाई दे रहे हैं, उनके आइलैंड्स को लेकर के जो है चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ही ऐसी है, एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दूसरे बड़े स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं वो है मलक्का स्ट्रेट में। मलक्का स्ट्रेट को इंडिया जो है वो अपना, वहाँ पे जो इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसको बहुत डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, सिक्योरिटी पर्पस से वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को सेटअप किया जा रहा है, जिससे चाइना को डायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है। क्योंकि चाइना का जो 80% शिप जाता है रिकॉर्ड के हिसाब से 2016 में, एनर्जी वाला जो भी शिपिंग गया है, जो भी वेसल्स गए हैं या व्यापार हुआ है, वो इसी रूट से गया है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट फेज़ है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना अगर व्यापार करना चाहे यूरोप के साथ या ईस्ट एशिया के साथ, तो इस रूट के अलावा अभी दूसरा विकल्प चाइना के पास नहीं है। और यहाँ पे इंडिया जितनी स्ट्रांगली तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर रहा है, नेवल बेस तैयार कर रहा है, डिफेंस को वहाँ पे स्ट्रांग कर रहा है, टूरिज्म को मजबूत कर रहा है, जिससे डायरेक्ट थ्रेट जो है बे ऑफ बंगाल रीजन में और मलक्का स्ट्रेट में चाइना को मिल रही है इंडिया से। और यहाँ इंडिया सेट कर रहा है हु इज़ द बॉस, दैट आई एम द बॉस, राइट। ये इंडिया का जवाब है चाइना को ना। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो जापान से संबंधित है। जापान में अनएक्सपेक्टेड तौर से जो वहाँ पे रिसेशन चल रहा है। रिसेशन क्या होता है? जो जीडीपी होती है किसी भी कंट्री की, अगर वो लगातार 2 बार जो है डाउन चली जाए, तो उस इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है रिसेशन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में भी निगेटिव ग्रोथ हुआ और सेकेंड क्वार्टर में भी निगेटिव ग्रोथ हुआ। तो लगातार 2 क्वार्टर का जो निगेटिव ग्रोथ है जापान की जीडीपी का, वो ये दर्शाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं। अभी इकोनॉमिकली क्राइसिस चलने के कारण हुआ क्या है कि जापान जो कि थर्ड नंबर का इकोनॉमी, हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्री है, वो अपनी पोजीशन को स्वैप कर गया है जर्मनी के साथ। जो कि जर्मनी चौथे नंबर की हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्री थी, अब वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड वाइड। इंडिया का पोजीशन 5वें नंबर पे है, वो हमें याद रखना है। आईएमएफ ने पहले ही कहा था, बहुत पहले आईएमएफ ने डिक्लेयर किया था कि जो जापान अपनी जो उनकी करेंसी है येन, उसको अगर डिवैल्यूएट करता है डॉलर के कंपैरिजन में ट्रेड बढ़ाने के लिए, तो जापान की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और इसका असर 1989 में दिखा भी था। जापान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था 89 के टाइम पे। सेम फेज़ अभी देखने को मिल रहा है जापान में। अभी उतनी रिसेशन नहीं आई है, बट चूंकि ये रिसेशन का स्टार्ट हो चुका है, तो ये एक विशियस साइकिल होता है जो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो अगर हम बात करें तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया है। जापान की जो अभी पोजीशन है वो 4.2
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जबकि जो जर्मनी है वो 4.4 है, यानी कि 0.2 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस है दोनों ही देश के बीच में। जापान अपनी जो उनकी जो मुद्रा है यानी कि येन, उसको वो डॉलर के कंपैरिजन में डिवैल्यूएट कर रहे, कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट है फॉरेनर्स का, अदर जो वहाँ पे जो एफडीआई आता होगा, उसमें जो है कमी देखने को मिलती है। और लोगों के पास भी क्या होता है कि पैसे की जो है, अगर रिसेशन होता है तो लोग भी अपना इंटरेस्ट कम शो करते हैं, डिमांड कम होता है इकोनॉमी के अंदर, तो रिसेशन जो है वो डे बाय डे वो बढ़ता ही जाएगा और एक विशियस साइकिल में कंट्री फंस जाती है। बात करें यूके की, तो यूके बहुत दिनों से इकोनॉमिकली रिसेशन को फेस कर रहा है, बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई है, बिकॉज वहाँ पे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो फॉर्मर जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनके बड़े बड़े दावे थे, लेकिन कोई भी दावा फिट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी पॉलिसी वहाँ पे काम नहीं कर पा रही, और कंट्री अलग से अलग एक से एक स्टेप लिए जा रही है, डिसीजंस लिए जा रही है। और इन कंट्रियों का हाल इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेन कंट्री के इंटरनल मामले में दखल अंदाजी के कारण, और शरणार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने के कारण ऐसा हुआ है। मतलब शरणार्थियों को ये बहुत 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट दे चुके हैं, लॉट्स ऑफ मनी खर्च कर चुके हैं, और सबसे अधिक शरणार्थी जो है यूरोप में जाते हैं, जिनमें यूके एक मेन कंट्री आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो किसी भी कंट्री को समझना और सीखना चाहिए। नाउ हम बात करेंगे संदेश खाली का वॉयलेशन वहाँ पे चल रहा है। बहुत कॉम्युनल राइट होने की संभावना बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ वहाँ पे जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वो बीजेपी पे ऐसा ब्लेम लगा रही है कि कॉम्युनल राइट्स करवाना चाह रही है बीजेपी, बट ऐसा एक्चुअली में क्या है कि इसके पीछे गवर्नमेंट वहाँ की जो प्रेजेंट है उन्हीं का कारण हाथ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में होता है। दरअसल मामला क्या है, टोटल जो संदेश खाली एरिया है वो 24 परगना क्षेत्र में पड़ता है, वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे जो है ग्रामीण इलाका है संदेश खली, जहाँ पे मोस्टली जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग एससी एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और वहाँ का जो लोकल लीडर है, जिसके नाम की वारंट अभी तक जारी है, पकड़ा नहीं गया, भागा हुआ है, फरार है, और ऐसा साउंड होता है कि वो बांग्लादेश में है, बट वी डोंट नो कि वो कहाँ पे है। तो ये जो यहाँ का लोकल लीडर है, राइट, तो इसने यहाँ की जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको रिलीजियस ग्राउंड पे टारगेट करके उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया है, उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इवन किडनैप किया गया है लंबे समय तक के लिए। वहाँ पे जितनी भी न्यूली गर्ल्स हैं, या वहाँ पे जो भी नई लड़कियों की शादी होके आती है, या ओल्ड एज पीपल भी है, तो उनके साथ भी इस तरह की बर्बरता की जा रही है। और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो बिल्कुल ही शांत है। इनफैक्ट जो महिला आयोग है, उनको भी एंट्री नहीं देने मिला है वहाँ पे जो एनजीओज़ हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। इवन बीजेपी के द्वारा जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, उनके जो है 6 मेंबरों को वहाँ भेजा गया, फीमेल मेंबर को, जो कि उनसे बात करके जो है मामले को समझ सके, बट उसको भी रोका गया। इवन गवर्नर तक को भी रोका गया था उस एरिया में जाने से। तो आप समझ रहे हो, किसी भी एरिया में आप नहीं जा पाएंगे एज अ गवर्नर, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो गवर्नर चूंकि एक संवैधानिक पोस्ट है, तो एक लेवल के बाद आप रोक नहीं पाएंगे। तो गवर्नर गए, और गवर्नर के बाद जितने भी ऑथेंटिक पर्सन है जो बाय रूल को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया गया। इवन जो कमीशंस है, कमीशंस को भी रोका गया, जैसे कि महिला आयोग है, उनको रोका गया ना। यहाँ पे अब इस मामले को बीजेपी जो है लेके चली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पीआईएल दायर किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की है, या फिर एसआईटी के द्वारा संदेश खाली जो एरिया है वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है महिलाओं के प्रति, जो इस तरह की व्यवहार की गई है इलेक्टेड लीडर के द्वारा, और गवर्नमेंट को उसके द्वारा प्रिविलेज दिया गया है, तो उस पर जाँच करने की मांग की गई है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, राइट, डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक कमेटी भी जो है सेट कर ली है, जिसमें वो खुद एक मेंबर होंगे, और 2 अलग जो जज होंगे, जैसे मनोज मिश्रा और जे बी जो है पारदीवाला, इसके मेंबर्स होंगे, जो इस मैटर की पूरी तरह से जांच करेंगे। साइड बाय साइड नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है, आर्टिकल 338 के तहत उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दायर जो है प्रेसिडेंट को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एट प्रेजेंट जो वेस्ट बंगाल का कंडीशन है, एससी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ बहुत बर्बरता हो रही है, और गवर्नमेंट इस पे किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं करी, इवन कमीशंस को जाने से भी रोका जा रहा है। नेशनल कमीशंस को रोका ही नहीं जा सकते, इतनी बड़ी पावरफुल बॉडी है।
आप समझ रहे हो, ये किसी और राज्य में हुआ होता तो कितना ज़्यादा मैटर बड़ा हो जाता कि नेशनल कमीशन को रोका गया है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी इतनी स्ट्रांग बॉडी है हमारे यहाँ। तो अभी आप समझो कि इनको भी रोका गया है, तो जिसके कारण बहुत हुए एंड क्राइम मचा हुआ है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एट प्रेजेंट वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन अनिवार्य है। देखने वाली बात होगी कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जो महिलाओं के प्रति, क्योंकि एक दो महिला नहीं है, मैसिव स्केल पे ये चीज़ें हो रही है, मतलब मल्टीपल्स वुमेन है, बट वो पुलिस के डर से अपना फेस नहीं दिखा रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं अलग अलग माध्यम से, बट वो आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था और बहुत डेप्थ में इसके रूट्स फैले हुए हैं। तो इसकी जांच होनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। थैंक यू।